ख़वातीन और हज़रात, मौजूदा निगरान हुकूमत के सेक्टर में वाज़ेह निशानियाँ मिल रही हैं कि हुकूमत नून लीग की आने वाली है। ख़ास तौर पर जिस तरह के लोग इस वक्त तैनात हो रहे हैं, काबीना का हिस्सा बन रहे हैं, नून लीग के बड़े ख़ास लोग हैं। अब बहुत सारे सियासी तज्ज़ियाकार मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ सऊदी ब्लॉक बनने वाला है, कोई कह रहा है रशियन ब्लॉक बनने वाला है, कोई कह रहा है चाइनीज़ ब्लॉक बनने वाला है, कोई कुछ बातें कर रहा है और खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं। आखिर होने क्या वाला है? एक सियासी गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। थैंक यू आमिर साहब, आपके कीमती वक्त का। हुजूर, आपके पास क्या इत्तलात हैं? किसकी हुकूमत आने वाली है और कौन सी कुव्वतें इस वक्त सरगर्म हैं? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बड़ी उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने अपने कारिंदे छोड़े हुए हैं, लॉबिंग की जा रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। आमिर भाई, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, पहली दफ़ा ये उम्मीद हो चली है कि जो ड्राइव इस वक़्त आर्मी चीफ़ ने शुरू की है ना, कि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है। आप बाकी छोड़ दें, सऊदी अरब, चाइना, अमेरिका, देखें ना, हम अमरीकी सफ़ीर को ग्वादर में भी देख रहे हैं। हम आर्मी चीफ़ को तुर्की में देख रहे हैं, जो इंडिया से होके आए हैं। हम देख रहे हैं कि अपने मुल्क में जिस माफ़िया पे कोई हाथ नहीं डालता था, फॉर द फर्स्ट टाइम एक मरबूत कोशिश हुई है कि जिसमें ड्रग बैरन भी हों, जिसके अंदर ऑयल वाले स्मगलर हों, उसमें डॉलर इकट्ठे करने वाले हों, चीनी वाले हों और ओवरऑल स्मगलर जो अफगानिस्तान को, चूंकि बुनियादी तौर पे हमने ठेका लिया हुआ है इस्लामी भाईचारे का और उसके नाम पे हम पाल रहे हैं अफगानिस्तान को। ये लफ्ज़ बड़ा बुरा है, लेकिन सच्ची बात है कि जब आप और हम पाकिस्तानी सब खार हो रहे हों, तो फिर ये लफ्ज़ लगेगा कि फिर सिंसियरिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम जब दुनिया के साथ, ज़ाहिर है, हम ये तो नहीं कर रहे कि हम चाइना के साथ चले गए हैं टोटली, हम रशिया के साथ चले गए, हम अमेरिका की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान पहली दफ़ा कहीं ये खड़ा होने की कोशिश कर रहा है कि हम अंदरूनी मसाइल को, जो हमारे लिए मालियाती तौर पे दुरुस्त हम कर सकते हैं, उनको करते हुए दुनिया से बात करें। चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया, सऊदी अरब हो, यूएई हो। सऊदी अरब ने देखे ना, चाइना के कहने पे ईरान के साथ दोस्ती कर ली, मामला ठीक कर लिए और दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ भी चल रहा है, क्योंकि हर मुल्क इसी तरह ही करता है कि जब किंग सलमान रशिया चले गए थे, तो वो क्या मसला था? क्या वो अमेरिका को छोड़ गए थे? क्या जब क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला जो बादशाह बने और वो इंडिया चले गए, तो क्या मसला था? सबको अपना-अपना कारोबार करना है और ये बात पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए कि हम क्यों जज़्बाती हो जाते हैं कि जी वो सऊदी अरब वहाँ क्यों चला गया, अमेरिका यहाँ क्यों चला गया, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। भाई आप ना देते कुर्बानी, हमने और अपने हमारी पॉलिसी साज़ों ने वो प गलतियाँ की, जिसका नतीजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। हमें अब ये सोचना है और जो रास्ता बनने जा रहा है, इसका आगे पॉलिटिकल रास्ता ये होगा कि सबको बिठाएँ आप, चाहे निगरान दौर में आप ये कर लें, नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि जब वो फुल कोर्ट बना के कुछ फ़ैसले कर लेंगे, तो लोगों का एतमाद हो जाएगा कि वो किसी की पार्टी नहीं है, वो पाकिस्तान की पार्टी है। अब और पाकिस्तान के लिए जब चीफ जस्टिस काम करेगा, तो उनके साथ लोग कंफ़र्टेबल हो जाएँगे, जिनको एतराज़ होगा वो भी आ जाएँगे, क्योंकि फुल कोर्ट तो अब बनेगी और चलेगी। ये बताइए कि अब पाकिस्तान ब्लॉक का आपने जिक्र किया, तो ये पाकिस्तान ब्लॉक दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग के ही हाथों में होगा और काफ़ी चांसेस नून लीग के नज़र आ रहे हैं। स्पेशली आज चीमा तौकीर शाह के बाद फवाद हसन फवाद साहब ने भी ओथ ले लिया है, काबीना का हिस्सा बन गए हैं, तो नून लीग के ही सितारे लग रहा है कि इस वक्त राइट पोजीशन पे हैं। देखें, एक दफ़ा सितारे थे कि नवाज़ शरीफ की हर तरफ वोटिंग भी मौजूद थी, लोग चाहते भी थे, उन्होंने डिलीवर भी किया था। उनको ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत पहले मरहले में नाअहल किया और फिर सज़ा देके इमरान खान की फ़रमाइश पे और जनरल बाजवा साहब ने मिलके उस पूरी रेजीम को चेंज किया। तो क्या उस वक़्त वो ठीक काम था? कि अगर आज आप ये फ़ील कर रहे हैं कि ये उनके लिए हो रहा है, तो जब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उस वक़्त क्यों नहीं लोग बोलते थे कि एक चलते हुए मुल्क को आपने एक खिलाड़ी, खिलंडरे और ना तजर्बाकार अनाड़ी के हाथ में दिया, जिसने पाकिस्तान को तजर्बागाह बनाया, जहां महमूद साहब निकले, जहां बुजदार साहब आए और जितने इनके स्टालवर्ड थे, सबसे पहले गाड़ियों से निकल के भागते हुए, दौड़ते हुए हमने देखे। कि ठीक। क्या यही इनकी मर्दमशनासी थी? क्या नवाज शरीफ के लोग इस तरह भाग गए थे? क्या सबने 2-2 साल जेलें नहीं काटी? ये 26 दिन में, जिस पे कहते हैं कि जी उसको उठा के ले गए आज़म खान को, फवाद हसन फवाद को आज अब आप गिन रहे हैं, वो जेल उसने नहीं काटी, उसकी रिटायरमेंट वहीं पे होगी, फैमिली पे क्या गुज़री, आहत चीमा के साथ क्या हुआ? सबसे पहला विक्टिम वो था। और नैब के मेजर शहजाद साहब होते थे लाहौर में, उन्होंने इनको भी पकड़ा, फवाद साहब को भी पकड़ा और कहते थे, बंदा चुक ले, कागज़ असी बना लेंगे। यानी एक थर्ड राइट। क्लास एसएचओ भी ये काम नहीं करता जो उन्होंने किए। तो आप फवाद हसन फवाद को कैसे पॉलिटिकल कह सकते हैं? आप आहत चीमा पे बात कह सकते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ बतौर एडवाइजर ज्वाइन किया। फवाद हसन फवाद किस जगह पे मौजूद थे भाई? किस गवर्नमेंट के साथ थे? प्रिंसिपल नहीं, सेक्रेटरी जब थे वो नवाज शरीफ आए हैं साहब जेल के से ना बाहर। आमिर भाई। नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना, मैंने आपको मिसाल दी, आजम खान है, कहाँ खड़ा है? वादम ऑफ गवाह हो रहा है, कभी बयान दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है।
उन्होंने आके इंटरव्यूज दिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ जेल में, बैरक में आग भी लगाई कि किसी तरह डर जाएं। तो फवाद हसन फवाद को आप पॉलिटिकल पार्टी से कैसे कह अच्छा, सकते हैं? आमिर किसी का इलियास राणा प्रिंसिपल साहब, सेक्रेटरी हो ना। आखिर में आपसे आखिरी सवाल। नासिर खोसा को आप वजीर आला के लिए लगा देते हैं, नाम लेते हैं, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे 3-4 लोगों के। ब्यूरोक्रेसी का काम ही यही है कि जहां ठीक। उनकी असाइनमेंट हो उसको मुझे बताएं, फवाद हसन फवाद थे तो एक फाइल नवाज शरीफ की करप्शन की निकाली। ये जो इतनी बड़ी रजीम चल रही थी, हम्म। कहानियां मेफेयर फ्लैट्स के अलावा क्या निकली, अजीजिया के अलावा जो 20 साल से थी, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का कोई एक केस बताएं जो करप्शन का निकाला गया हो, सर ये क्योंकि मुझे प्रिंसिपल बताएं, सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद थे। आमिर इलियास राणा साहब, मुझे ये बताइए, सदर मुमलिकत के आज के खत से आपने क्या निकाला? सुबकी और खिफ़त मिटाने के लिए सदर मुमलिकत ने तजवीज़ नुमा खत लिखा है। उन्हें ये पता चल गया कि ना मेरा ये इख्तियार है, हम्म। और उनको सबने बता दिया कि हुजूर 48-5 तभी लगती है जब असेंबली में कोई एतमाद का वोट लेके वज़ीर आज़म ना बने, तो आप असेंबली तोड़ते हैं, तो 48-5 में आप तारीख देते हैं। इनको ये बताया गया कि आपने केपी में जब तारीख दी थी, तो आपके वकील ने माफ़ी भी माँगी सुप्रीम कोर्ट में कि सदर साहब ने गलत काम किया। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि केपी के गवर्नर ने चूंकि असेंबली तोड़ी थी, तो तारीख उन्होंने देनी थी। पंजाब में गवर्नर ने तारीख नहीं दी कि असेंबली नहीं तोड़ी थी। उस वक्त सदर का इख्तियार कानून में लिखा हुआ था। उसके बाद पीडीएम गवर्नमेंट ने इलेक्शन एक्ट तरमीम किया और उसमें सदर की जगह वजीर इलेक्शन कमीशन का नाम लिखा, जो 73 के ओरिजिनल आइन में था। ये जो फौजी आमिर आते रहे, उन्होंने ये इख्तियार अपने पास रखा था। तो जब आप इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके देखेंगे कि उस वक्त सदर का इख्तियार किस कानून के तहत था, तो वो इलेक्शन एक्ट के तहत था, वो बदल दिया गया। 48-5 को जिसको सारा सौदा बेच रहे हैं सदर साहब की, आपको आज समझ नहीं आई कि वो कह के 90 दिन की वो 89वें डे मैं जनाब कर रहा हूँ, वो 6 नवंबर दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 51-5 के तहत और इलेक्शन एक्ट 17 उसकी शिक के तहत वो हल्का बंदियां कर रहे हैं, सूबे बता रहे हैं एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और मैं समझता हूं कि अब इसके लिए हम आंगी के लिए आप आला अदलिया से रुजू कर लें। उन्होंने अपनी पार्टीबाजी की, अपनी पार्टी को खुश करने के लिए। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके आखिरी 2 दिनों में उन्होंने ये काम किया है जिसको खिलवाड़ कहते हैं, कि वो अपनी खबर बनाना चाहते थे, बन गई, इसके अलावा कुछ नहीं है। राइट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस खत के बाद पाबंद है कि वो आला अदलिया की तरफ जाए, या उसके पास अपने इस्तेहकाक अपनी पावर है कि मर्जी है जाए ना जाए? देखें, सदर मुमलिकत एक खत लिख के तजवीज़ देते हैं। सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं कानूनी है। और आईनी तौर पे वो है जब वज़ीर आज़म उनको एडवाइस करे। वो रेफरेंस जब सुप्रीम कोर्ट भेजा उन्होंने हम्म। काजी फायद ईसा के खिलाफ, तो वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे था, और उस प्राइम मिनिस्टर ने तो वज़ीर आज़म से की सीट से उतरते ही कहा कि मुझसे गलती होगी। इन्होंने आज तक इखलाकी तौर पे माना कि मुझे उस जगह पे वहाँ वो काम करना चाहिए था जो मैं पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ हर गवर्नर के लगाने पे, हर कानून के लगाने पे मैं लिख के भेजता था कि इसको रिव्यू करें। फिर वो दोबारा भेजते थे और इनके ऊपर लाजिम हो जाता था कि वो कानून बन जाए, वो गवर्नर लग जाए। इन्होंने हर वो हरकत की जो एक पार्टी वर्कर करता है। सदर मुमलिकत के मनसब को तो इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ये खत भी उसी खत का नतीजा है कि कुछ भी नहीं है, इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। अब उन पे क्या है, वो अच्छा, अपना देंगे। ये बताइए एक आपको मैं और। बता दूं, 2-3 दिन बाद वो एक डेट दे देगा इलेक्शन कमीशन, जो मेरी इतला है, वो आएगी फरवरी और मार्च की। आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर होगा हुजूर? मेरा ख्याल है कि जिस चीफ जस्टिस को फैमिली समेत रगड़ा गया और वो एक दिन भी कार में बैठ के सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, गर्मी और सर्दी में वो पैदल आया, उसको कौन खौफजदा करेगा? जरा सोच के देख लें उसकी हिस्ट्री क्या है। वो किस किस्म का जज है? वो डरा? वो पैदल आता रहा, वो पैदल जाते रहे। मेरे ख्याल में जो मैंने आपको कही है कि फुल कोर्ट जिसका वो कहते रहे और ब्रदर जजेस कहते रहे, वही बनेगी। और ये जजेस जो हम ख्याल जजेस थे, ये भी बैठेंगे और फैसले होंगे और टिका के होंगे कि जहां जहां आइन को रीराइट किया, गलत किया, खुद सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल किए। जज जो होती है ना, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो 17 के तहत होती है, यानी जो 1997 में एक्ट है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 हुई। आप मुझे बताएं, 1980 में ज़ियाउल हक ने रूल्स बनाए, एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने, उनको ये कानून से मुकद्दम बना चुके हैं। आइन के तहत कानून बनता है, कानून के बाद रूल्स बनते हैं। ज़ियाउल हक ने रूल बना दिए कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये चीफ जस्टिस साहब काम करेंगे। उसके बाद जब एक्ट के तहत 1997 के एक्ट में ये मानते हैं, क्या आइन में कहीं लिखी हुई है कौमी इसकी सीटें कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कितनी होगी? कभी 11, कभी 13 और फिर 17 हो गई। वो एक्ट के तहत बनी। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट को रूल रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट भी कौन करेगा? जजेस करेंगे, हुकूमत नहीं कर रही। एक कानून बना दिया, आप उस पर भी एतराज कर गए कि जी हमारी उसमें मुदाखलत हो रही है, आप खर्च करें। आप लोगों के इश्तिहार ना देने पे, एक बंदे के भर्ती करने पे 11 जजेस फैसला देते हैं। केपी में एक दफा हुआ था और बैठ के उन्होंने निकाल दिया उन सबको कि जी आपने क्यों भर्ती किया बगैर इश्तिहार के एक पीएन। ये सुप्रीम कोर्ट हमारे काम दिखाती है।
और अपने लिए जजेस के लिए ये नाम भी नहीं पूछते, लोगों को पब्लिक करना चाहिए। मेरी तो बड़ी तजवीज़ है कि आपने जिसको जज लगाना है उसको पब्लिक कर दें। आधे लोग तो नाम ही नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने जिसने बतौर वकील और जज हरकत की होगी, लोग खत लिख देंगे, बता देंगे। अमेरिका में ऐसा ही होता है ना, मार्शल साहब के साथ क्या हुआ था, बिल्कुल बता ठीक। देते हैं लोग कि आपने कहाँ पे क्या टच किया, गाड़ी में सब्जी पकड़ाते हुए औरत ने शिकायत कर दी, क्या बना वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात ये कही कि अब कोई सऊदी ब्लॉक नहीं बनेगा, कोई रशियन ब्लॉक नहीं बनेगा, कोई चाइनीज़ ब्लॉक नहीं बनेगा, कोई अमेरिकन ब्लॉक नहीं बनेगा, पाकिस्तानी ब्लॉक बनेगा और उसमें पाकिस्तान के लिए फैसले होंगे, पायदार इकदाम उठाने होंगे। जिन चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इस वक्त मुल्क भर में, जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, बेटर लेट देन नेवर, अब हो रही है, उनके खिलाफ ऐसी सजाएं भी सामने आनी चाहिए जिससे उनमें दोबारा हिम्मत ना हो ऐसे काम करने की। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज जो सदर मुमलिकत ने तजवीज़ पेश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आपकी नज़र में ये अच्छा कदम था क्योंकि आपके लीडर भी चाहते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन हो और अब सदर मुमलिकत ने भी यही तजवीज़ पेश की है। हाउ डू यू सी इट सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बहरान या तज़ब्ज़ुब नहीं चाहते। सदर पाकिस्तान के पास अगर आईनी तौर पे वो समझते हैं कि उनके पास इख्तियार था इलेक्शन की डेट देने का, तो उन्हें तो जिस दिन डिसॉल्व की थी असेंबली, जिस पे समरी पे साइन किए थे, उसी दिन वो लेटर भेज देते। अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं समझता हूँ इस वक्त वो बहरान क्रिएट करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। ये एक नई जंग का आगाज नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह अपने लेटर में उन्होंने प्रपोज किया है कि सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया जाए कि डेट क्या होनी चाहिए या किसका इख्तियार है, तो मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होनी है। अगर कोई डिलिमिटेशन है तो वो 30 डेज पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्स्ट्रा मिले हैं, अदरवाइज इन्होंने 60 डेज में इलेक्शन करवाने थे अगर 2 दिन असेंबलियां अपना मुद्दत पूरी करती तो मैं समझता हूँ कि इस पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डिलिमिटेशन का टाइम उनके पास 30 डेज है। अगर मजीद चाहते हैं तो वो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें तजावीज ले सकती है। तो जितना ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए कि एक एक जमात को हम मिलेंगे, एक दिन एक जमात को, एक दिन एक जमात को, इसी में कोई 1.5-2 महीने का प्रोसेस ज़ाया हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के आइन को मुकद्दम सब इदारों को जानना चाहिए। अगर ये इदारे मुकद्दम हैं तो आइन की वजह से है, लेकिन अगर ये आइन को मुकद्दम नहीं रखेंगे तो ये आइन खुद इदारे बेवकूफ़ होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात पे गौर भी करेगा और वक्त के ऊपर इलेक्शन का इनेकाद करवाएगा। सदर पाकिस्तान ने तो 5 साल में ना कोई तुख्ता काम किया है, ना उन्होंने अपने मर्तबे को जाना है, ना रुतबे को जाना है, ना उन्हें पता है कि प्रेसिडेंसी की क्या कदर कीमत है। उन्होंने हमेशा बहरान के अंदर इजाफा किया है, अपनी एक कंफ्यूजन हमेशा दिखाई है। आज तक वो कोई पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा नहीं कर सके, आईनी इदारों को इकट्ठा नहीं कर सके। हर वक्त पे एक इंतशार के साथ वो खड़े रहे हैं। राइट सर। तो मैं समझता हूँ कि सदर अलवी का कोई भी कदम बहरानों के अलावा मसले का हल नहीं कर सकता। आमिर साहब, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी नेगेटिव खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा। इनफैक्ट गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में हसन मुर्तज़ा साहब ने एडमिट किया कि ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू हो चुका है। 15 साल का जो नेटवर्क है उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, चैलेंजिंग होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, जो इस वक्त निगरान सेटअप बन रहा है उसमें जिस तरह के लोग आ रहे हैं, नून लीग के करीबी अफसरान शामिल किए जा रहे हैं, आज चीमा, फवाद सन फवाद, तौकीर शाह साहब, वाज़े हो रहा है, इशारे मिल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और पीपल्स पार्टी को मौका नहीं मिलेगा। शायद सिंध में भी इस दफ़ा मौका नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। हुजूर, आपको नज़र आए? देखिए, मैं नहीं समझता 2-3 वजीर या इवन निगरान हुकूमत भी कोई ऐसा काम कर सकती है कि पाकिस्तान के अवाम से इलेक्शन चुराए नहीं जा सकते। और इतना ताकतवर कोई भी नहीं है। क्या हमने माजी में अगर कभी किसी इलेक्शन ने चुराए आना नहीं है गए? तो आमिर आज साहब, आमिर साहब, कभी माजी में इलेक्शन नहीं चुराए 12 गए? चुराए, 12 चुराए, तो फिर इस दफ़ा क्यों नहीं चुराए जा हमेशा सकते? चुराया गया। मैंने इसमें देखिए, मैं नहीं समझता कि हालात हैं जिसके हक में आपने कहा कि वो उनके लिए इलेक्शन चुराए जाएंगे, उनकी तो इतनी आजकल मामलात नहीं है। अगर वो हों तो इतनी क़यादत मौजूद होने के बावजूद रोज ऐलान हो कि मैं कल आया, वही बात है, इब्के मार, मुझे मारा है तो मेरे भाई को मार। ये नहीं है भाई। अगर आपने
कैंपेन करनी है तो लीडर को उधर ही मौजूद होना चाहिए, अवाम में मौजूद होना चाहिए। अभी पीएमएलएन को बहुत से जवाबात देने हैं। अगर हमारे साथ उन्होंने मुकाबला करना है और अगर ये कोई ऐसा थीसिस आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को पीछे करके तो वो आ जाएंगे, तो फिर अवाम सवाल करेंगे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जेल से नहीं भागते, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं भागती, बेगम नुसरत भुट्टो भी नहीं भागती, सदर आसिफ अली जरदारी भी मुकाबला करते हैं। तो क्या वजह है मियां साहब कभी केसेस का मुकाबला नहीं करते? और पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद कॉन्विक्ट हैं जिन्हें इजाजत दे दी गई कि वो इलाज कराने के बाद। तो आप ये कह रहे हैं बैरिस्टर साहब कि नवाज शरीफ साहब वापस आके कैदी नंबर 805 बनेंगे, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे या उनको बेल मिल जाएगी? मेरी तो ना 804 के लिए ये ख्वाहिश है और ना 805 के लिए ये ख्वाहिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सियासी मुखालिफिन को कभी जेल में ना रखती है, ना रखना पसंद करती है। हम ना 804 को चाहते हैं, ना 805 को चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कन्विक्टेड है और उसके बाद वो गया है, तो बहरहाल उन्हें आके अपने जो उन्हें 10 साल की सजा है उसका सामना करना पड़ेगा या अदालत से रिलीफ लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इतना नहीं है, ये कुछ भी नहीं, और इतना किसी के ताकत नहीं है कि आज वो इलेक्शन चुरा सके। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान मजीद बहरानों का शिकार होगा। बैरिस्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान को बहरानों की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, हल की तरफ लेके। बैरिस्टर साहब, इस वक्त आपकी पूरी पार्टी की लीडरशिप, क़यादत, सीनियर रहनुमा लाहौर में जमा है, कल सीईसी का इजलास है, कोई बड़ी खबर आएगी, कोई प्लान ऑफ एक्शन दिया जाएगा, कुछ बता सकते हैं आप हमें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आईनी बात की है और जमहूरियत के तसलसल की बात की है। और सीईसी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो हमारी एक तरह की बुनियादी इलेक्शन 90 रोज में भी नहीं हो रहे हैं, 120 रोज में भी नहीं हो रहे हैं। फरवरी में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान करे इलेक्शंस का, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, करना, इलेक्शन कमीशन ऐलान तो करे ना, 1 महीना हो गया, ऐलान तो करे। थैंक यू बैरिस्टर साहब, सॉरी टाइम की कमी है, नहीं तो आपसे मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने ये कहा इलेक्शन कमीशन ऐलान तो करे कि कब होंगे आम इंतखाबात, एक ही दिन पे नेशनल प्रोविंशियल असेंबली में। साथ साथ आमिर इलियास राना साहब ने हमारे प्रोग्राम में बड़ा एतराफ़ किया है, हमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है कि इलेक्शन कमीशन आने वाले 3 से 4 दिनों में इलेक्शन डेट का ऐलान कर देगी। अल्लाह करे ऐसा हो, ताकि जो इस पर क्लैरिटी है फ्यूचर की, वो लोगों को मिल सके और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए, ताकि मुआशी स्टेबिलिटी आए, मुआशरती स्टेबिलिटी आए और हालात पाकिस्तान के बेहतर हों। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।